नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले काफ़ी समय से आप इस्राइल और पैलेस्टीन के बीच में एक सॉर्ट ऑफ युद्ध छिड़ा हुआ है, उसके बारे में देख रहे होंगे। आप मीडिया चैनल्स में या सोशल मीडिया में काफ़ी वीडियोस वायरल हो रही हैं। पैलेस्टीन में कई लोग मारे जा रहे हैं, इस्राइल में कई लोग मारे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि हिस्टोरिकली इन 2 कंट्रीज़ में टेंशन कहाँ से, कब से शुरू हुई, क्या प्रॉब्लम, क्या इश्यूज़ क्या हैं इन 2 कंट्रीज़ में, जिसकी वजह से बार-बार इन 2 कंट्रीज़ में लड़ाई होती है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो इन दोनों कंट्रीज़ में प्रॉब्लम जो है उसके जो बीज बोए गए वो बोए गए 1917 में, जब ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर जेम्स बेल्फोर ने सपोर्ट की एक्सप्रेस किया अपना ब्रिटेन का एक ज्यूइश नेशनल होम के लिए। अब देखिए ऐसा था 1917 से पहले जूस का कोई स्पेसिफिकली कोई एक घर नहीं था, ठीक है? तो पैलेस्टीन के अंदर कुछ लोग रहते थे ये जूस। हुआ क्या कि ओटोमन एम्पायर ने जब इसके ऊपर हमला किया तो काफ़ी जूस जो थे वो दुनिया के बाकी हिस्सों में चले गए। अब जो बाकी हिस्सों में गए तो वहाँ पर भी पहले तो जो ओटोमन एम्पायर का हमला था उसमें कई लोग मारे गए। फिर आपको पता है जैसे जर्मनी में हिटलर के समय नाज़ी आर्मी के द्वारा भी काफ़ी जूस मारे गए। तो इस सारे से तंग होकर फिर ज्यूज़ ने डिसाइड किया कि अब हम अपने लिए एक देश बनाएँगे। तो फिर वो दोबारा पैलेस्टीन में आए। अब हुआ क्या कि काफ़ी समय तक उनके पास ऐसा कोई देश नहीं था। वो पैलेस्टीन में कुछ थोड़े-थोड़े लोग रहते थे, लेकिन अपने देश की माँग ज़रूर करते थे, क्योंकि पैलेस्टीन में वो मुस्लिम्स के साथ काफ़ी क्लैशेज़ उनके होते रहते थे। तो फिर हुआ क्या कि आपके आर्थर जेम्स बेल्फोर जो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी था, उन्होंने अपने अंग्रेज़ों की ब्रिटिशर्स की सपोर्ट दी कि एक जूइश नेशनल होम होना चाहिए पैलेस्टीन में, जिसको बेल्फोर डिक्लेरेशन कहा गया। इस प्रकार जो इज़राइल के बनने का जो रास्ता है वो थोड़ा-थोड़ा साफ़ हुआ। अब यहाँ पे पैलेस्टीन जो थी वो मुस्लिम कंट्री थी, बगल में आपको पता है अरब देश हैं। तो अब ये जो डिक्लेरेशन थी बेल्फोर डिक्लेरेशन, इससे जो अरब्स थे, जो अरब कंट्रीज़ थी वो खुश नहीं थी और इससे ज्यूज़ और अरब्स के बीच में क्या हुआ वायलेंस। अब काफ़ी समय तक जो पैलेस्टीन था वहाँ पर ब्रिटिशर्स की आर्मी थी, लेकिन अरब और ज्यूज़ के बीच में जो वायलेंस जब कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया पैलेस्टीन से 1948 में अपनी फोर्सेस को विथड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब देखिए दुनिया में आधे से ज़्यादा जितने भी आप प्रॉब्लम्स देखेंगे, खासकर बॉर्डर डिस्प्यूट्स हों या कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम, उसमें अंग्रेज़ों का ज़रूर नाम आएगा। आप इंडिया और पाकिस्तान का देख लो, इंडिया और चाइना का देख लो, इवन इंडिया और नेपाल का जो आपने वो काला पानी वाला इश्यू अपने कुछ समय पहले जो खबरों में था, वो भी इनकी ही देन है। तो दुनिया में जहाँ पर भी आप किसी भी तरीके का बॉर्डर डिस्प्यूट देखेंगे, उसमें अंग्रेज़ों का नाम आपको ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। तो 1948 में देखो पहले तो इन्होंने डिवाइड करा दिया और उसके बाद फिर जब इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब इन्होंने अपनी जो आर्मी है उसको विथड्रॉ कर लिया। तो इससे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ब्रिटेन ने अपनी आर्मी को निकाल लिया वहाँ से, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ गई? यूनाइटेड नेशन के ऊपर आ गई। यूनाइटेड नेशन ने एक पार्टीशन प्लान बनाया। उन्होंने कहा कि हम एक जो एरिया है उसको पार्टीशन करेंगे, तो एक तो होगा ज्यूइश के लिए, एक ज्यूइश के लिए आ गया और एक अरब स्टेट होगा जिसको हम पैलेस्टीन कहेंगे। तो ये यूएन ने पार्टीशन प्लान बनाया। अब अगेन जो ज्यूस थे वो तो मान गए इस पार्टीशन प्लान को, क्योंकि उनके पास तो अपना घर मिल गया उन्हें, मगर जो अरब्स थे वो इन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है? तो देन फिर वही बात की क्लैशेज़ वाली बात होगी। अब देखिए जब यूएन ने इसको पार्टीशन प्लान बना दिया तो 1948 में फिर ज्यूस ने अपना इसराइल को एक इंडिपेंडेंट कंट्री जो है उसको डिक्लेयर कर दिया। तो इससे क्या था, अरब कंट्रीज़ को काफ़ी गुस्सा आया जिसकी वजह से उन्होंने अटैक कर दिया इसराइल पे। अब ये वॉर जब छिड़ा 1948 में, तो इस वॉर में के अंत में 50% मोर टेरिटरी जो थी वो इसराइल ने कब्जा कर ली यूएन पार्टीशन प्लान के कंपैरिज़न में। यानी कि यूएन के द्वारा जितनी इसराइल को ज़मीन मिली थी उससे 50% ज़्यादा इन्होंने इस लड़ाई में कब्जा कर ली। अब इसमें क्या था कि देखिए जॉर्डन जो था वो वेस्ट बैंक को कंट्रोल करता था इस समय और जेरूसलम होली साइट को। अब देखिए इसमें क्या था अब देखिए इस समय क्या था, वेस्ट बैंक और जेरूसलम जो होली साइट है, ये क्रिश्चियंस, ज्यूज़ और इस्लाम तीनों धर्मों में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट मानी जाती है जेरूसलम। तो वेस्ट बैंक और जेरूसलम जो था वो जॉर्डन के पास था और इजिप्ट के पास था गाज़ा पट्टी, गाज़ा स्ट्रिप। अब 1964 में पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ बनाई जाती है। मैं आपको पूरी टाइमलाइन के थ्रू बता रहा हूँ कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में कब क्या हुआ और कैसे नहीं। तो जैसे 1948 में वॉर हुआ, 64 में पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। नाउ 1967 बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 डे वॉर। इसको 6 डे वॉर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 6 दिन में ख़त्म हो गया था।
तो 6 डे वॉर में था क्या कि काफ़ी जो अरब कंट्रीज़ थे उन्होंने चौतरफा हमले किए इसराइल ने इन सारों का डट कर सामना किया और एंड में इसराइल इस वॉर को भी जीत गया, 48 को भी जीता, इसको भी जीत गया। फिर इसमें जो गोलन हाइट्स थी सीरिया की, उसके कुछ हिस्सा इसने कब्जा लिया। इसका गोलन हाइट्स का कुछ हिस्सा इस समय अपनाया था, बाकी जो है वो अगली बैटल में हम देखेंगे। तो कुछ हिस्सा सीरिया से गोलन हाइट्स का अपना लिया, वेस्ट बैंक जो था और यरूशलेम ईस्ट, मैंने आपको पहले बताया इन दोनों के ऊपर जॉर्डन का रास्ता, तो इसने इन दोनों को भी कब्जा लिया और सिनाई पेनिनसुला और गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप, ये भी इजिप्ट से इसने हथिया लिया। अब यूनाइटेड नेशन ने 1975 में 67 में 6 डे वॉर हुआ, 75 में क्या हुआ, जो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन उसे एक ऑब्जर्वर का स्टेटस इन्होंने दे दिया। ये इससे क्या हुआ, यूनाइटेड नेशंस ने पैलेस्टीनियंस का जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है उसको रिकॉग्नाइज किया। अब बात आती है कैंप डेविड अकॉर्ड्स 1978। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ने इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में एक मध्यस्थता, एक पीस जो है पीस लाने का प्रयास किया। तो ये जो फ्रेमवर्क था पीस इन द मिडल ईस्ट जो है, इसको यूनाइटेड स्टेट्स ने शुरू किया। ये पीस टॉक्स थी सॉर्ट ऑफ इसराइल और इट्स नेबर्स के साथ जो अरब कंट्रीज़ में थे, ताकि जो पैलेस्टीनियन पीपल्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन निकाला जा सके। लेकिन ये जो अकॉर्ड थे ये बाद में अनफुलफिल्ड ही रहे। अगर हम कैंप डेविड अकॉर्ड्स की बात करें तो जैसे मैंने बताया पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स थी। ये इजिप्शियन प्रेसिडेंट अनवर सादत और इसराइल के उस समय के प्राइम मिनिस्टर मेनाचेम बेगिन के बीच में शुरू हुई। 17 सितंबर 1978 में ये हुई थी और 12 डे सीक्रेट नेगोशिएशंस थी ये कैंप डेविड में, जो कि प्रेसिडेंट का घर माना जाता है, कंट्रीज रिट्रीट यूनाइटेड स्टेट्स के मैरीलैंड में। तो यूनाइटेड स्टेट्स के मैरीलैंड में क्या हुआ, कैंप डेविड में इसराइल और आपके पास इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट था उसके बीच में पीस टॉक्स हुई और इसे किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, यूएस के द्वारा। 1981 में, पहले मैंने आपको बताया 6 डे वॉर में कुछ हिस्सा जो था गोलन हाइट्स का वो कब्जा करता है इसराइल। इसमें पूरा का पूरा जो गोलन हाइट्स है उसको एनेक्स कर लिया जाता है इसराइल के द्वारा। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी और यूनाइटेड स्टेट्स, जैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी में आपके यूरोपियन कंट्रीज है और यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गोलन हाइट्स को कुछ समय तक। लेकिन फिर बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया था। अब 1987 में हमास को बनाया जाता है। ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। ये एक वायलेंट ऑफशूट है इजिप्ट में जो मुस्लिम ब्रदरहुड है उसका। इसका क्या एम है, टू रेज द बैनर ऑफ अल्लाह ओवर एवरी इंच ऑफ पैलेस्टीन थ्रू वायलेंट जिहाद। कि पैलेस्टीन के यहाँ पे इनके द्वारा पैलेस्टीन, इसराइल भी पैलेस्टीन में आता है, इसराइल पैलेस्टीन का पार्ट है, तो पैलेस्टीन के हर एक इंच में, इवन इन इंच एवरी इंच, हर एक इंच में अल्लाह का जो झंडा है वो हम लहराएंगे थ्रो कैसे, वायलेंट जिहाद करके। अब 1987 में फिर यहाँ इन दोनों कंट्रीज में टेंशन जो है वो बढ़ती है, वेस्ट बैंक और गाजा में, और यहाँ पे जो है वो पैलेस्टीनियन अपराइजिंग, जिसको फर्स्ट पैलेस्टीनियन अपराइजिंग कहा जाता है, वो होती है और एक स्मॉल वॉर होता है पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स और इस्राएली आर्मी के बीच में। अब यहाँ पे थोड़ा बीच में पीस भी आया इन दोनों कंट्रीज में। तो 1993 में ओस्लो अकॉर्ड्स होते हैं, जिसमें इसराइल और पीएलओ यानी कि पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो हैं ये एक दूसरे को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं, एक दूसरे की टेरिटरी को, और कहते हैं कि हम वायलेंस का यूज अब नहीं करेंगे। तो बेसिकली पीएलओ जो है वो इसराइल को एज अ कंट्री मान लेता है और इसराइल जो है वो पैलेस्टीन का जो हिस्सा है उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है। और जब ये अकॉर्ड हुआ तो उसके बाद 2005 में इसराइल ने जो सेटलमेंट थी गाजा में, गाजा स्ट्रिप में, गाजा पट्टी में, वहाँ से जो ज्यूज़ हैं उनको विड्रॉ भी कर लेता है। तो ओस्लो अकॉर्ड्स की मान रखते हुए 2005 में इसराइल जो है वो ज्यूज़ को गाजा पट्टी से विड्रॉ कर लेता है। हालाँकि इस समय इज़राइल जो था इसका काफ़ी कंट्रोल था सारे बॉर्डर्स में, जो बॉर्डर क्रॉसिंग्स। देखिए पैलेस्टीन में 2 मेन ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, एक तो है हमास और एक है फतह मूवमेंट। अब 2006 में हमास जो है ये पैलेस्टीनियन जो इलेक्शंस हुए वहाँ पर ये जीत गए। तो इनके जीतने से जो पैलेस्टीनियन हाउस था वो 2 में डिवाइड हो गया, राइट? तो कुछ समय तक प्रयास किया गया कि हमास और फतह जो है ये दोनों मिलकर काम करें। कुछ ये जीते, कुछ ये भी जीते थे, मेजॉरिटी जो थी वो ये जीते हमास। तो कोशिश की गई कि दोनों मिलकर काम करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ठीक है?
कोहैबिटेशन के जो एफर्ट्स थे वो सारे फेल हो गए उसी समय। अब देखिए फतह और हमास गवर्नमेंट बनने के कुछ समय बाद ही 2017 में पैलेस्टीनियन मूवमेंट जो थी स्प्लिट हो गई। इन दोनों को मैंने जैसे बताया कोहैबिटेंट के इसमें नहीं रह पाई है तो इनका स्प्लिट हो गया। अब हमास मिलिटेंट्स ने क्या किया कि फतह को गाज़ा से बाहर निकाल दिया। अब गाज़ा से जब बाहर निकाल दिया तो ये कहाँ जा गए? वेस्ट बैंक में। वहाँ पर प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने एक नई सरकार न्यू गवर्नमेंट जो थी उसको बना लिया और ये जो गवर्नमेंट वेस्ट बैंक में महमूद अब्बास ने बनाई इसको यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन और बाकी सब ने भी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक्सेप्ट कर दिया। लेकिन हमास जो था उसका अभी भी कंट्रोल था गाज़ा पट्टी के ऊपर, गाज़ा के ऊपर। हमास के मेंबर्स के द्वारा 2014 में 3 ज्यूस टीनेजर्स थे जिनको किडनैप करके मार दिया जाता है। तो इसका फिर बदला इसराइल लेता है। आपको पता है आजकल भी इसराइल बदला ही ले रहा है। काफ़ी वीडियोज़ हैं, मैंने काफ़ी शॉर्ट्स भी शेयर किए हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो फिर इसराइल ने काफ़ी बदला लिया और काफ़ी जो हमास के मेंबर्स थे उनको अरेस्ट करके उनको मारा, जो भी किया वैसे करके उन्होंने बदला लिया। अब 2014 में फतह और हमास जो फतह वेस्ट बैंक में पहुंचा दी गई और गाज़ा जो था वो हमास के पास था। तो इन दोनों ने दोबारा से फिर 2014 में यूनिटी गवर्नमेंट बनाने की शुरुआत करी और बनाई भी, लेकिन डिस्टेंस जो था दोनों फैक्शंस में वो बरकरार रहा। अब हम बात करते हैं फतह, जो फतह मूवमेंट। देखिए फतह जो है इसको कुछ एक सेकुलर फैक्शन, सेकुलर मूवमेंट कहा जाता है। इसराइल के साथ पैलेस्टीन की जितनी बार भी पीस प्रोसेस हुई है उसमें यही फतह जो फैक्शन है इसी ने हमेशा पार्ट लिया है। इसको फाउंड किया था लेट यासिर अराफत ने 1950s में और फतह जो है ये लार्जेस्ट पैलेस्टीनियन पॉलिटिकल फैक्शन है। और ये जो फतह सेक्शन है इसने नॉमिनली रिकॉग्नाइज भी किया है इसराइल में। आज जो है इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने। 2006 में हमास ने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी लेजिस्लेटिव इलेक्शन जीते थे जैसे मैंने पहले बताया, और फिर फतह सेक्शन को इन्होंने गाज़ा से वेस्ट बैंक के एरिया में भेज दिया था 2007 में। उसी की वजह से फिर जो पैलेस्टीनियन मूवमेंट थी वो जोग्राफिकली डिवाइड होगी। तो अब देखिए टू स्टेट सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए यूएन ने मैंने आपको बताया कि पहले ब्रिटेन की आर्मी वहाँ पे थी, फिर वो चले गए। तो यूएन ने 1947 में टू स्टेट सॉल्यूशन दिया था कि इसको डिवाइड किया जाएगा, एक जो है वो इसराइल का बनेगा और एक जो है वो पैलेस्टीन का बनेगा। इसराइल के लोगों ने मान लिया था और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी ये मानती है कि जो इसराइली पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट है उसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है टू स्टेट सॉल्यूशन, जो कि यूनाइटेड नेशन ने किया। लेकिन जो अरब्स हैं वो इस बात को नहीं मानते हैं। अब देखिए इसराइल और पैलेस्टीन में जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें ग्लोबल स्टैंड क्या है। तो देखिए नियरली 83% दुनिया की कंट्रीज़ हैं जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करती हैं इसराइल को एक सॉवरेन स्टेट के रूप में, ठीक है। और 83% रिकॉग्नाइज भी करती हैं और साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी बना के रखी हैं। लेकिन उसी समय काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ भी हैं, खासकर अरब कंट्रीज़, जो पैलेस्टीन की तरफ सिंपैथेटिक हैं। अब भारत का स्टैंड क्या है? भारत ने इसराइल को 1950 में रिकॉग्नाइज किया था एक कंट्री, लेकिन भारत पहला नॉन अरब कंट्री भी है जिसने पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को भी रिकॉग्नाइज किया था और कहा था कि ये सोल रिप्रेजेंटेटिव होगा पैलेस्टीन का, ये इसने माना था। देन अगेन इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री है जिसने स्टेटहुड पैलेस्टीन का जो 1988 में उसको रिकॉग्नाइज किया था। तो 2014 में इंडिया ने यूएनएचआरसी यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने एक रिजोल्यूशन जो पास किया था उसका फेवर किया था। इस रिजोल्यूशन में ये था कि इसराइल जो गाज़ा में ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है उसको प्रोब किया जाए। अब देखिए यूएनएचआरसी में 2014 में हमने फेवर तो किया कि ऐसा रिजोल्यूशन बिल्कुल आना चाहिए इसराइल के खिलाफ कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है गाज़ा में उसको प्रोब किया जाए। लेकिन जब यूएनएचआरसी में 2015 में आया तब भारत ने इसराइल के खिलाफ वोट नहीं दिया। तो दोस्तों ये थी इसराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट की पूरी हिस्ट्री। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।